हो और चाहे यहां मेरे बगल में खड़े हुए लोग हों, सबसे सजता है, तभी ये सुंदर बनता है। क्या नाम आपका? वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो क्या हुआ, कुछ मुंह उतरा हुआ है चेहरा आज? हैं? क्या हो गया? कुछ नहीं, चेहरा काहे उतरा है? अरे अंदर आइए, आप अंदर आ जाइए मेरे पास, अंदर आइए। कहां से आना हुआ? अरे इधर, अरे सीधे। हाँ जी, आपने अंदर बुलाया, चले आए सर। यही हो रहा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में आइए, कुर्सी नहीं दी जा रही है अभी। तो 26 एक तरफ है, कहां गए? 26 में है कि 38 में है? किधर हैं आप? 26 वाले में है कि 38 वाले में है? अच्छा, किसमें है? 26 में। हाँ जी, 26 इंडिया में है। तो बैठो जाके वहां पे। कहा? अरे रुको, इतनी जल्दी है यार। नाम क्या है? वीरेंद्र प्रताप। अरे आगे आइए वीरेंद्र जी, अभी आपको कुर्सी दिलवाता हूं मैं। इधर आइए। अरे इधर, आप डर भी रहे हो और 26 में भी हो। पास में आओ, डरो नहीं। तो कुर्सी चाहिए? अरे बोलो ना, हाँ कि नहीं? हम क्या करेंगे? फिर किसके लिए चाहिए? नेता के लिए मांग रहे हो? नेता कौन है आपके? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। तो कैसे मिलेगी कुर्सी? जब सही कार्य करेंगे तो मिलेगी। सही कार्य करेंगे। और कॉपी कौन जांचेगा? सही हाँ? कॉपी कौन जांचेगा? कॉपी कौन जांचेगा? जनता जांचेगी। तो नाम क्या हुआ? वीरेंद्र प्रताप। अरे नहीं, नेता का, केजरीवाल। हाय, देखो डर जाता रहा आपका, चेहरा खिल गया आपका कमल की तरह। तुम लोग ऐसा ताली बजाते हो जैसे कमल जो है आप ही का है बस, और किसी का नहीं है, सबका है। तो क्या करोगे आज आप? अब आ तो गए कुर्ता उर्ता पहन के, तो करो मेरे साथ शो आज। अरे आओ महाराज, बैठो, जय हो। तो जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ कराता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम समाज, पसमानदा, हाँ मैंने यही बोला। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, आर्थिक मामलों के जानकार। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुशील भट्ट जी भी आए बहुत दिनों बाद हल्द्वानी से, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कहां से आना हुआ आपका? बिहार, दिल्ली में ही रहता हूं मैं। नहीं हो तो आप बिहार के ही, ये तो मुझे मालूम है, जिस हिसाब से चल रहा था मामला। कहां बात कर रहे थे? मेरा फ्रेंड का कॉल है। फ्रेंड तो मतलब कौन? फ्रेंड मतलब कौन? बॉयफ्रेंड सर। तो आधे लोग हैं किधर और आधे लोग हैं किधर, यही आज बातचीत का सिलसिला है। इंडिया वर्सेस एनडीए हो रहा है। लोगों ने कहा कि एनडीए और, हाँ जी, एनडीए और इंडिया, यही है आज 24 पे किसका पलड़ा भारी रहेगा, इस पर बातचीत का सिलसिला है। कुछ बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोली है, कुछ बातें विपक्ष ने बोली हैं, और विपक्ष ने कहा है कि बैंगलोर में हम मिले हैं और बहुत जल्दी ही हम मुंबई में मिलेंगे। जी जवाब आप बोलना चाहते? जी जी जी। मैं कह रहा हूँ एनडीए का नाम 9 साल में पहली बार सुना, ना भारतीय जनता पार्टी का नाम सुना, तो हमने तो नाम मोदी सरकार का सुना था। लेकिन आज आपको इंडिया वर्सेस मोदी जी करवाना चाहिए थे, भारतीय जनता पार्टी। ये इंडिया वर्सेस एनडीए क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि 26 के जवाब में 38 खड़े हो जाते हैं, और यही हो रहा है जो शुरुआत में हुआ। जो 26 आता है वो बाद में 26 गिनता, पहले कुर्सी ढूंढने लगता है। अरे यही तो हम कहते हैं, मोहब्बत का गांव जरा अधीर रंजन चौधरी के दिल में भी डाल दीजिए, और पंजाब के रंधावा जी के दिल में डाल दीजिए, शौकत राय के दिल में डाल दीजिए। ये मोहब्बत का दांव है, कांग्रेस ने लगाया। विरोधी उठता नहीं, उठ जाता है। खड़े होइए, अरे खड़े होइए, खड़े होइए। अब आप तो आ गए हो, ले लियो बयाना कि यहीं बैठेंगे। अब बैठ रहे हैं, अब इधर बैठना है कि उधर जाना है वापस? यही हुआ, कहने लगे कि हमको गठबंधन में शामिल कर लीजिए। कुछ लोग आ गए गठबंधन में, अब कह रहे हैं हमें छोड़ दीजिए, हमको वापस जाना। अरे यहीं रहना है या वापस जाना है?
यहीं पे खड़े रहेंगे। हाँ, तो ये आग का दरिया है, तैर के जाना। किधर है? भारत सरकार के साथ है। अभी अभी केजरीवाल था, अभी भारत सरकार है। अभी देखिए क्या क्या जवाब देंगे आप। और आज के बाद न तो कुर्ता पहनेंगे, न पैजामा पहनेंगे, और उसके बाद क्या क्या पहनेंगे ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये नहीं पहनेंगे आप। क्योंकि आज आप कहाँ आए हैं? कहाँ आए हैं? भैया जी ये भी भुला गए हैं कि आए कहाँ आया। वेट ए मिनट जी, जनाबे आली। प्रतीक जी, आपने इंडिया वर्सेस एनडीए कहा, हमें गौर करना चाहिए इनके शब्द पे। इंडिया का फुल फॉर्म क्या है इनके लिए? आई मिस इनके लिए इंदिरा इक्वल टू इंडिया था। एंड नेशनल की बात करते हैं, एंटी नेशनल का मनोबल यही बढ़ाते हैं। डी फॉर डेमोक्रेटिक ये कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या इन्होंने की है। और उसके बाद आई फॉर इंक्लूसिव, आई, आप देखिए बीच में बोलेंगे ये अपने डिबेट का प्रणाली, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए लोकतंत्र की हत्या है। ये प्रतीक जी मैं दे दूंगा, आराम से दे दूंगा। डिबेट अभी खुला है, जवाब तर्क आपको मिलेगा। उसके बाद आई फॉर इंक्लूसिव कहते हैं, जोधपुर में महिला का बलात्कार होता है और इनके मुख्यमंत्री कहते हैं आप किस विचारधारा से आती है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, अलायंस की बात इन्होंने कही, इन्होंने गठबंधन में केवल परिवार बंधन किया है। और परिवारवाद की बात में मैं बताता हूं, मैडम ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? आप प्लीज जाइए, आपने, मैं बता रहा हूं। कहाँ से आना हुआ? भैया हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए। अरे एक समय था हिंदुस्तान की राजनीति वहीं से तय होती थी। मैं जरूर बात करूंगा आपसे, मैं लौटता हूं। ऑफ कोर्स यू विल कंप्लीट। परिवार एक मिनट नहीं, मैं एक चीज कहता हूं, मैं आपको पहले बोलना है, प्लीज कंप्लीट, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। मैं बोलना दीजिए। राजनीतिक में तंज जायज है और मैंने तंज कसा है। दूसरी बात, परिवारवाद की जब आप बात करेंगे, ये लोग सब दिमाग में सोचेंगे पंकज सिंह जी कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, और कौन है। तो सुनिए कौन है परिवारवाद। पता है प्रतीक जी क्या होता है? आज 20 साल से ऊपर से आप ये शो कर रहे हैं, न्यूज 18 में भैया जी कहीं कह रहे हैं, आपके घर के बच्चे भी भैया जी कह सकते हैं, ये परिवारवाद नहीं है। लेकिन आपके बच्चे ही भैया जी कहेंगे, ये परिवारवाद है। मैंने तय कर दिया है कि बस मैं ही करूंगा भैया जी, उसके बाद कोई नहीं करेगा भैया जी। ना, कुछ और काम करना है, ये भैया जी नहीं करना है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मुनज्जा। वाह, क्या आपका तलफ्फुज़ है, बहुत साफ। कहाँ से आना हुआ? वही मार्केट से आ गया। अरे हाय मेरा बच्चा, क्या बात है। तो क्या लिया मार्केट से आज? कुछ नहीं मिला, फिर आ गया। कुछ नहीं मिला तो फिर आ गया। कहाँ से आना हुआ? हम तो वैसे अफगानिस्तान से। वो तो मैं समझ गया था। जैसे इन्होंने, मैं पूछा कि आप कैसे समझ गया, तो जब इन्होंने बोला मैं समझ गई, के बोला समझ गया, तो मैं समझ गया कि आप अफगानिस्तान का। हिंदी का जो लिंग है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं जानता हूं, तो इन्होंने कहा तो मैं समझ गया। तो कैसे इधर मार्केट में आए थे? हाँ जी, हाँ। तो कुछ समझ में आता है थोड़ा थोड़ा जो ये बात चलता है? समझ तो पूरी तरह आती है, लेकिन बात करने के लिए थोड़ा दिक्कत है। बात करने के लिए थोड़ा दिक्कत है। तो अफगानिस्तान में किस जगह से हैं आप? आपका नाम तो पूछा ही नहीं मैंने। नरगिस। वाह, बहुत अच्छा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। ख्याल एकदम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जी नरगिस, कैसे आना हुआ इधर, और कुछ कहना चाहती हैं? कहना तो नहीं चाहती है, बस खुश रहिए आप। और मार्केट आई थी, कुछ सामान काम थी, देखा बहुत अच्छी प्रोग्राम चल रही थी। कितना साल हो गया इंडिया में? 4 साल हो। 4 साल इंडिया में हो गया रहते हुए। अच्छा क्या लगा इंडिया में जो आप कह सके कि इसको अगर मन करे तो रुमाल में बांधकर काबुल ले जाएं? ऐसी कौन सी चीज अच्छी लगी? मतलब मौसम के बगैर सब अच्छा लगा। मौसम के अलावा सब अच्छा लगा? हाँ जी, हाँ। क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है, गर्मी बहुत ज्यादा है, और हम लोग हमेशा वहाँ ठंड में रहते हैं, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम। और बाकी सब अच्छा लगा? सबसे ज्यादा, अब मैं एक सवाल और पूछूं, सबसे ज्यादा दिल के करीब क्या लगा? लोग अच्छे लगे, लोगों का प्यार। यही है और यही प्रोड्यूसर साहब, मैं आ रहा हूं, यही इंडिया है, मैं आ रहा हूं। और प्रोड्यूसर साहब, मैं यही खोजते हुए आया था, नरगिस ने भी मुझे बताया और मेरे समझ में आया, यही हिंदुस्तान है,
यही हिंदुस्तान का प्यार है। इन्होंने कहा कि मौसम के अलावा मुझे सब कुछ अच्छा लगा क्योंकि उमस बहुत है, ह्यूमिड बहुत है, इस वक्त बहुत है। जी मैं दोबारा पॉलिटिक्स पे आना चाहूंगा। इन्होंने अलायंस ने नाम रखा है इंडिया, तो मैं सबसे, पूरी जनता से भी ये सवाल और सबसे आपसे ही पूछना चाहूंगा, ये सबको पता है या मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि इंडिया ये जो अलायंस है ये हारेगी 2024 में? ये मेरी सोच है। जनता हारेगी। क्या रिजल्ट आने के बाद ये हमें सुनना अच्छा लगेगा कि हमारा इंडिया हार गया? नहीं। तो इन्होंने, मुझे आपत्ति है इनके नाम पे। आप कैसे रख सकते हो इंडिया नाम? कल को हारेगी तो आप बोलोगे इंडिया हार गया, हम नहीं सुन सकते। नाम को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। मैं आ गया, कांग्रेस को देना चाहिए पहले मौका। कांग्रेस, मैं बड़े आराम से फिर शैलेंद्र जी के पास आऊंगा। तसल्ली रखिए, आपका शो जो है नरगिस भी देख रही हैं और जो सब अफगानिस्तान तक लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा सा तसल्ली रखिए। चावला साहब, मैं आया आपसे, मैं आपसे भी आज बात करूंगा। पहले चावला साहब, मैं आपकी एक लंबी बीमारी से उठने के बाद कभी कभी शो में आ जाते हैं, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच सर। टॉनिक हो सर, अगर आपका शो नहीं देखे तो रात में नींद ही नहीं आती। रात में नींद नहीं आती। देखिए साहब, नींद की दवा हूं मैं। आया जी। कांग्रेस एक अकेला सब पे भारी, अब कैसे आ गई फिर 38 की बारी? कहां से इकट्ठा कर लिए? क्यों हाथ जोड़ जोड़ के लेके आ रहे? 24 पार्टी तो ऐसी है जिनके पास एमपी नहीं है, इतने बुरे हालात एनडीए के आ गए हैं कि अब एनडीए को वापस 9 साल में एक मीटिंग एनडीए की नहीं हुई। लेकिन अब जिस दिन हमारी मीटिंग थी, इंडिया की मीटिंग थी, उसी दिन एनडीए को मीटिंग करनी पड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी का जो मैजिक है वो पूरी तरह से फेल हो गया है और भारत ने, इंडिया ने ये साबित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि अब जो जीतेगा तो इंडिया जीतेगा, एनडीए नहीं जीतेगा। जी फाइन तो मैं आया जी। भाई देखो, ऐसे करोगे मैं भी अकेला ही हूं। नहीं, मैं भारी नहीं हूं। महज 78 किलो हूं, भारी नहीं हूं। मैं चुपचाप खड़े रहो जी। बिल्कुल जी, बोलिए। ये वो इंडिया की बात कर रहे हैं। मेरी देश की जनता ये देख रही है। आज भारत की जनता को ये फैसला करना पड़ेगा कि जो संविधान का गला घोट करके साहबानों के केस में देश के लोकतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, जिसने न्यायालय उस साहबानों को जो है देश न्याय दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में जाकर के सरिया लागू करने वाले इंडिया की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, लोकतंत्र की गला घोटने वाली कांग्रेस पार्टी आज लोकतंत्र की बात कर रही है। भारत की जनता को यह समझना पड़ेगा। एक मिनट, आप थोड़ा सा देखिए, आप बोलने दीजिए, उसके बाद सुनिए। मैं प्रतीक भाई, मुझे लग रहा है इंडिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे बहुत भारी पड़ रहा है। भाई राहुल गांधी ने जो फसल लगाई थी वो मोहब्बत की फसल लगाई थी और 2024 में वो बहुत लहलहा करके आगे जाने वाली है। और उससे पहले अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सेमीफाइनल बाकी है। मोहब्बत जीतेगी और 2024 में इंडिया जीत करके रहेगा। मैं एक बात, मोहब्बत जीते और जीते ही मोहब्बत, मैं ये चाहता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज डिबेट का डेकोरम बनाए रहिए और जो जहां पे मौजूद है उसे 1-2 कदम आगे पीछे जरूर कर लीजिए। लेकिन जिसको सीखना हो वो शैलेंद्र जी से सीखेगी कि धैर्य के साथ काक चेष्टा बको ध्यानम। वहीं खड़े हैं, उसी जगह तपस्या कर रहे हैं, मैं आऊंगा उसी जगह। जी जनाबे आली, आगे आइए। बस मांदा जी। भारत माता की, भारत माता की। मैं प्रतीक जी, आज मैं मोदी जी को सलाम करना चाहता हूं कि शायद इन 9 वर्षों में मेरा समाज जो 70 वर्षों में एक वक्त की रोटी की तरसता था, आज मेरा समाज 2 वक्त की रोटी भी खा रहा है और धन इकट्ठा कर रहा है। कैसे मैं बताता हूँ? ईंट पाथने वाला, लकड़ी से काम करने वाला, कपड़े बुनने वाला, कपड़े धोने वाला और भटियारा जो अनाज भूनता था, आज उसके लिए योजना लेकर आया है। आज मेरा समाज कहीं न कहीं 10% ऊपर आ गया है। 70 वर्षों में चला गया था खड्डे में, आज 10% ऊपर आ गया है। 35% लाभ मिलता है मेरे समाज को। पसमानता समाज 24 में मोदी जी को तीसरी बार बनाएगा और मैं दावे से कह देता हूँ
मोदी जी को हराने वाले कोई नहीं है। इस देश के पसमंदा ने मन बना लिया है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। इनसे पूछिए माइनॉरिटी का बजट क्यों काट लिया गया। इनसे पूछिए जो बच्चों को जो कबड्डी खेलो। सुनिए एजुकेशन का बजट काटा गया। डिबेट करने आते हो या कबड्डी का खेल खेलने आते हो? इनसे पूछिए एजुकेशन का बजट क्यों काटा गया। इनसे पूछिए स्वास्थ्य का बजट क्यों काटा गया। इनसे पूछिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप क्यों काटी गई। इनसे पूछिए पढ़ो प्रदेश करके स्कॉलरशिप क्यों काटी गई। तमाम ऐसी और पासमानदा समाज की बात करते हैं। बिल्किस बानो की याद नहीं आई, ज़किया जाफरी की याद नहीं आई इनको। जी जवाब साहब, स्वास्थ्य का बजट काटा नहीं गया। देखिए मैं बताता हूँ, जवाब भाई अच्छा विश्लेषण करते, थोड़ी सी चूक रह गई। बकायदा स्वास्थ्य से लेकर कृषि से लेकर सबका फाइनेंशियल बजट बढ़ाया गया है, न केवल फाइनेंशियली दृष्टिकोण से, सी से भी। और दूसरी बात, इंडिया का इन्होंने जब प्रेस रिलीज किया था तो गौर से सुनिएगा, कई जगह इन्होंने मेंशन किया है I.N.D.I.A, अर्थात मैं प्रधानमंत्री बनूं तुम रुक जाओ, मैं प्रधानमंत्री बनूं तुम रुक जाओ, मैं प्रधानमंत्री बनूं तुम रुक जाओ। सब एक दूसरे को फुल स्टॉप लगा रहे हैं केवल सत्ता सुख के लिए। और मोदी जी ने बहुत खूब कहा, एनडीए के लिए नेशन फर्स्ट है, यूपीए और ये जो IN.DDI कर रहे हैं इनके लिए परिवारवाद फर्स्ट है, इनके लिए फैमिली फर्स्ट। स्वास्थ्य का बजट क्योंकि कल ही पढ़ रहा था, कुछ लेख पढ़ रहा था, तो 5.5 लाख करोड़ खर्च करते हैं। 5.5 लाख करोड़ बहुत ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा होना चाहिए। स्वास्थ्य का बजट ज्यादा होना चाहिए। मैं इसका पैरोकार हूँ। कहाँ से आना हुआ? सर मैं बिहार से। बिहार में कहाँ से? वैशाली डिस्ट्रिक्ट, गौतम बुद्ध के धरती से आया। तो कुछ बोलोगे कि बस ध्यान में रहोगे? सर मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि सर ये जो अभी के जो हमारा जो माहौल है, इसमें 3 चीज बहुत जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये पहले 3 चीज के बाद। तुम्हारी उम्र क्या है? 34 साल। और 34 साल तो इनकी पैदाइश हुई होगी लगभग 80 के आसपास, 80 के 89 में हुई। लेकिन हम तुमसे पहले के पैदा हैं। उस समय भी एक नारा आया था, रोटी, कपड़ा और मकान। आदरणीय रामविलास पासवान जी का नारा था जब। ना उससे भी पहले का नारा है ये, रोटी, कपड़ा और मकान। देखिए कांग्रेस ने जो गठबंधन बनाने की पहल की है, कितने देश में मेधावी चुनाव दिए हैं। हरदनल्ली देवगौड़ा किसने सरकार घेरी, और चंद्रशेखर की सरकार की किसने घेरी, और जो गेरी मतलब जो ये कहते हैं गिराई। अरे भाई हमको बताना पड़ा, हिंदुस्तान में कई लोग हैं ना देखते हैं प्रोग्राम। गेरी मतलब ये यहीं के रहने वाले हैं, दिल्ली के। इतनी सरकारें गिराकर जनता ने मन बनाया, 140 करोड़ जनता ने। और जो एनडीए की बात करते हैं, 2014 में हरप्रीत बादल राज्य मंत्री, कृषि मंत्री बनाई थी, एनडीए घटक दल से बनाई थी। 14 में मैं ये सब समझ लूंगा, ये सब हम समझ लेंगे। ये सारे लोग आए हैं, हम ये सब समझ लेंगे। मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है तुमसे, नाम क्या? या भूल गया मैं। पंकज भारद्वाज। पंकज भारद्वाज, क्या बजे यहाँ आ जाते हो कनॉट प्लेस में? मैं सर सुबह आता हूँ, LIC में काम करता हूँ। हाँ। और जब फ्री हो जाता हूँ आपका शो देखता हूँ। हाँ। और यहाँ पे डिबेट करता हूँ। मुझे ये बताओ, घर में सब कुछ थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो? देखिए घर पे मम्मी पापा 38 परिवार है। 38 लोग हैं उसमें? हाँ। उसमें भी 38 हैं। इकट्ठे रहते हैं चार दीवारी के अंदर। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि थोड़ा ध्यान वहाँ ज्यादा लगाओ, और यहाँ दिमाग में लगाने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये राजनीति का शौक है बचपन से। फादर ने ऑटो चला के पढ़ाया है और राजनीति में आगे बढ़ाया आप लोगों ने। आपने बिठाने का मजबूर आपका। तो ये जो लोग हैं ना, इनसे होशियार रहो। नरगिस अच्छा लग रहा? बहुत बढ़िया लग रहा। कुछ बोलने का मन हुआ? अच्छा तो लग रही है, लेकिन थोड़ा डर भी लग रही है अभी। डर लग रही है तो तुम डर लगने की कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ अंदर। उनकी तरह कुछ नहीं करेंगे सब, ठीक है? आपको तो डर नहीं लग रहा? नरगिस की तरह खड़े हो, डर तो नहीं लग रहा? अरे डर किस बात की? देखो इनको डर नहीं लग रहा है नरगिस। तो आप एक बात बोलिए, वक्त है, बोलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। अब आगे आइए, कहिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। और ये नरगिस बोल रही है काबुल से, वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद
हाईवे। इस दौरे की इससे भी बड़ी बात यह कि अलेक्सी लेखाचियो के साथ सर्गेई शोइगु रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट नोवाया ज़ेम्लिया पहुंचे हैं। नोवाया ज़ेम्लिया की इस धरती का इस्तेमाल सोवियत काल में परमाणु हथियारों के परीक्षण के लिए किया गया था और अब इसका उपयोग रूस के नए परमाणु हथियारों के परीक्षण के लिए किया जाता है। रूस के लिए नोवाया ज़ेम्लिया की सुरक्षा कितनी अहम है, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। यहाँ फाइटर जेट है, यहाँ युद्धपोत है, यहाँ लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। बड़ा सवाल है, क्या रूस नए परमाणु बम का परीक्षण करने जा रहा है? क्योंकि यूक्रेन युद्ध के साथ साथ रूस और अमेरिका में अब न्यूक्लियर रेस शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों की बढ़त पर लगाम लगाने वाला समझौता न्यू स्टार्ट संधि सस्पेंड हो चुका है। रूस ने खुद को परमाणु समझौते से अलग कर लिया है। तो माना यह भी जा रहा है कि परमाणु हथियारों की दुनिया में पुतिन अब एक नया धमाका कर सकते हैं, क्योंकि कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि रूस एक और परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। रूस और अमेरिका का न्यू स्टार्ट समझौता सस्पेंड होने के बाद दुनिया के करीब 90% परमाणु बम रखने वाले इन दोनों देशों में एटमी रेस यानी परमाणु होड़ शुरू होने वाली है। क्या एटम बम फोड़ने से पहले व्लादिमीर पुतिन परमाणु परीक्षण करेंगे? सुप्रीम कमांडर से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, बटन दबेगा, जमीन के अंदर आग लगेगी, धरती कांप उठेगी, धुआं उठेगा, पलक झपकते ही आसमान जलने लगेगा, गगनभेदी शोर गूंज उठेगा। आग और धुएं में सना रेडिएशन का गुबार उठेगा। रूस के परमाणु शस्त्रागार में एक और परमाणु हथियार बढ़ जाएगा। यह खौफनाक वीडियो रूस के परमाणु परीक्षण का है। खबर है कि परमाणु हथियारों की दुनिया में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नया धमाका कर सकते हैं। क्या पुतिन वो करने वाले हैं जिसे रूस ने पिछले 33 सालों में नहीं किया है? क्या रूस एक और परमाणु बम का परीक्षण करने जा रहा है? आखिर अमेरिका की सैटेलाइट रूस के एक वीरान आइलैंड पर नजर क्यों गड़ाए हुए है? अमेरिका की सैटेलाइट उस टापू के चप्पे चप्पे की तस्वीरें क्यों ले रही है? उस आइलैंड के एक खास इलाके पर ही क्यों अमेरिका के सैटेलाइट के कैमरे जूम मोड में हैं? जवाब है रूस की परमाणु परीक्षण की तैयारी। दावा किया गया है कि रूस के नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल पर हलचल बढ़ गई है। नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल के डायरेक्टर व्याचेस्लाव सोलोवियोव ने दावा किया है कि नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल को किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण के लिए तैयार कर लिया जाएगा।
ऑल रशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट व्याचेस्लाव सोलोवियो ने दावा किया है कि अगर जरूरत पड़ी नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल को किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण के लिए तैयार कर लिया जाएगा। व्याचेस्लाव सोलोवियो का यह दावा अपने आप में बहुत बड़े खतरे की आहट है, क्योंकि पुतिन अगर परमाणु युद्ध का फैसला लेते हैं, फिर उस परमाणु युद्ध को कैसे अंजाम दिया जाएगा, न्यूक्लियर वार कितने स्टेप में पूरा होगा, इसे लेकर एक बहुत ही प्रामाणिक रिसर्च पेपर सामने आया है। दुनिया भर के परमाणु वैज्ञानिक जिस नतीजे पर पहुंचे हैं, उसके मुताबिक अगर रूस परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है तो न्यूक्लियर वार को 3 स्टेप में अंजाम दे सकता है। पहले स्टेप में रूस दुनिया को डराने के लिए परमाणु परीक्षण कर सकता है। दूसरे स्टेप में रूस यूक्रेन के खास हिस्से पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। इतने में भी यूक्रेन ने अगर हथियार नहीं रखे तो रूस बड़ा परमाणु हमला कर सकता है। सवाल है, क्या परमाणु हमले का पहला राउंड परमाणु परीक्षण कर पूरा करने वाले हैं? क्या इसी काम को अंजाम पर पहुंचाने के लिए रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइट को सक्रिय किया गया है? पुतिन की न्यूक्लियर वॉर टास्क लिस्ट में पहले नंबर पर परमाणु परीक्षण है। दावे के मुताबिक परमाणु परीक्षण की तैयारी 100% पूरी है। टास्क लिस्ट में दूसरे नंबर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से अटैक है, जिसके लिए रूस की न्यूक्लियर फोर्स 24 घंटे तैयार रहती है। टास्क लिस्ट में तीसरे नंबर पर बड़ा परमाणु हमला है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही आखिरी फैसला लेंगे। ऐसे में नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल के डायरेक्टर व्याचेस्लाव सोलोवियो का दावा बहुत बड़ी चेतावनी बनकर सामने आया है। क्या व्याचेस्लाव सोलोवियो का दावा अटैक से पहले वाले न्यूक्लियर टेस्ट का संकेत है? क्योंकि नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट में शामिल है। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम का परीक्षण यहीं किया था। नोवाया ज़ेम्लिया रूस के उत्तर और यूरोप के पूरब में आर्कटिक महासागर में एक द्वीप समूह है। नोवाया ज़ेम्लिया मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। साल 1954 में पहली बार नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल को तैयार किया गया था। 1990 तक रूस यहां 132 मर्तबा परमाणु परीक्षण कर चुका था। साल 1961 में यहीं रूस ने आज तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम ज़ार बम का विस्फोट किया था। अब दावा किया गया है कि रूस की उस न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को एक बार फिर एक्टिव कर दिया गया है। यही वजह है कि अमेरिका की सैटेलाइट अंतरिक्ष से नोवाया ज़ेम्लिया की चप्पे चप्पे की खाक छान रही। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर घमासान तेज। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, सोनिया और राहुल से सवाल। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगे के साथ लोगों का जश्न। बंटवारे के संघर्ष और बलिदान की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। आज प्रधानमंत्री ने बंटवारे के दौरान जान गंवाने वालों को किया नमन। ट्विटर पर विस्थापित लोगों को भी किया याद। शरद और अजीत पवार की मुलाकात पर महाराष्ट्र में सियासत तेज। उद्धव की शिवसेना ने जताई नाराजगी। संजय राउत बोले मुलाकात से जनता में भ्रम। शरद पवार ने बताई पारिवारिक मुलाकात। रिसर्च के मुताबिक रूस अगर परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ता है तो 3 चरण में बढ़ेगा। क्या पुतिन वो करने जा रहे हैं जिसे रूस ने पिछले 33 साल में नहीं किया? क्या रूस नए परमाणु बम का परीक्षण करने जा रही है? दरअसल रूस से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसके आने के बाद इस बात की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को एक्टिव कर दिया गया। और अब सवाल यह है कि क्या परमाणु हमले का पहला राउंड शुरू होने जा रहा है? बारह घंटे 24 घंटे 48 घंटे
या फिर 72 घंटे के अंदर क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? रूस की न्यूक्लियर फोर्स क्या करने वाली है? रूस के रक्षा मंत्री ने ऐसा क्या किया है जिसके बाद न्यूक्लियर फाइट की सर्च लाइट और तेज हो गई है? क्या रूस 33 साल बाद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है? रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का यह दौरा क्यों इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है? शोइगु के इस यात्रा के बाद अमेरिकी सैटेलाइट के कैमरे क्यों रूस पर अटक गए हैं? इन सभी सवालों के जवाब एक एक कर इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलने वाला है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु हेलीकॉप्टर पर सवार होकर रूस के सबसे बड़े परमाणु बम परीक्षण स्थल का दौरा करने पहुंचे। हेलीकॉप्टर में उनके साथ रोसाटॉम यानी रूस के परमाणु ऊर्जा कॉर्पोरेशन के चीफ एलेक्सी लेखाचियोव हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूस के परमाणु हथियारों के निर्माण से लेकर रख रखाव और हमले का जिम्मा रोसाटॉम के पास है। इस दौरे की इससे भी बड़ी बात यह कि एलेक्सी लेखाचियोव के साथ सर्गेई शोइगु रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट नोवाया ज़ेम्लिया पहुंचे हैं। नोवाया ज़ेम्लिया की इस धरती का इस्तेमाल सोवियत काल में परमाणु हथियारों के परीक्षण के लिए किया गया था और अब इसका उपयोग रूस के नए परमाणु हथियारों के परीक्षण के लिए किया जाता है। रूस के लिए नोवाया ज़ेम्लिया की सुरक्षा कितनी अहम है, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। यहाँ फाइटर जेट है, यहाँ युद्धपोत है, यहाँ लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। बड़ा सवाल है, क्या रूस नए परमाणु बम का परीक्षण करने जा रहा है? क्योंकि यूक्रेन युद्ध के साथ साथ रूस और अमेरिका में अब न्यूक्लियर रेस शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों की बढ़त पर लगाम लगाने वाला समझौता न्यू स्टार्ट संधि सस्पेंड हो चुका है। रूस ने खुद को परमाणु समझौते से अलग कर लिया है। तो माना यह भी जा रहा है कि परमाणु हथियारों की दुनिया में पुतिन अब एक नया धमाका कर सकते हैं, क्योंकि कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि रूस एक और परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। रूस और अमेरिका का न्यू स्टार्ट समझौता सस्पेंड होने के बाद दुनिया के करीब 90% परमाणु बम रखने वाले इन दोनों देशों में एटमी रेस यानी परमाणु होड़ शुरू होने वाली है। क्या एटम बम फोड़ने से पहले व्लादिमीर पुतिन परमाणु परीक्षण करेंगे? सुप्रीम कमांडर से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, बटन दबेगा, जमीन के अंदर आग लगेगी, धरती कांप उठेगी, धुआं उठेगा, पलक झपकते ही आसमान जलने लगेगा, गगनभेदी शोर गूंज उठेगा। आग और धुएं में सना रेडिएशन का गुबार उठेगा। रूस के परमाणु शस्त्रागार में एक और परमाणु हथियार बढ़ जाएगा। यह खौफनाक वीडियो रूस के परमाणु परीक्षण का है।
खबर है कि परमाणु हथियारों की दुनिया में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नया धमाका कर सकते हैं। क्या पुतिन वो करने वाले हैं जिसे रूस ने पिछले 33 सालों में नहीं किया है? क्या रूस एक और परमाणु बम का परीक्षण करने जा रहा है? आखिर अमेरिका की सैटेलाइट रूस के एक वीरान आइलैंड पर नजर क्यों गड़ाए हुए है? अमेरिका की सैटेलाइट उस टापू के चप्पे चप्पे की तस्वीरें क्यों ले रही है? उस आइलैंड के एक खास इलाके पर ही क्यों अमेरिका के सैटेलाइट के कैमरे जूम मोड में हैं? जवाब है रूस की परमाणु परीक्षण की तैयारी। दावा किया गया है कि रूस के नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल पर हलचल बढ़ गई है। नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल के डायरेक्टर व्याचेस्लाव सोलोवियोव ने दावा किया है कि नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल को किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण के लिए तैयार कर लिया जाएगा। ऑल रशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स व्याचेस्लाव सोलोवियोव ने दावा किया है कि अगर जरूरत पड़ी नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल को किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण के लिए तैयार कर लिया जाएगा। व्याचेस्लाव सोलोवियोव का यह दावा अपने आप में बहुत बड़े खतरे किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आ रहा हूं, तमाम सारे लोगों से बातचीत करनी है। ट्यूबरकुलोसिस को लेकर भी जो पूरी एक लंबी सतत प्रक्रिया है, लड़ाई है, उसको भी लेकर यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं। वो भी जो काम करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के इस कैंपेन में, मैं वो 2-4 दिन से लगातार आ रहे हैं। और बहुत अहम बात है जो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, टीबी के बारे में कहनी है और वो नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन मैं जरूर पूरा स्वागत करता हूं। मैं बात करूंगा आपसे। जी शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, मैं तो बड़ा हैरान हूं कि आज इंडिया शब्द को लेकर इस तरह का जो है विमर्श हो रहा है। क्यों हो रहा है उसका मैं तार्किक जवाब देता हूं आपको। जो है ये लोग बड़ी संविधान की बात करते हैं, बड़ी प्रजातंत्र की बात करते हैं। एम्बलम एक्ट 2005 जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है भारतीय संविधान के अंदर कि आप इंडिया या भारत नाम का उपयोग नहीं कर सकते अकेले तौर पे। जो और मैं आपके माध्यम से देश के वरिष्ठ वकीलों से और चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि तुरंत इस पर संज्ञान लें और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, इन सब लोगों के खिलाफ। जी प्रतीक जी, इंडिया वो इंडिया के नाम पे नहीं है, इंडिया की पूरी परिभाषा दी गई है। इंडिया को ये नहीं देखिए, ये हमें कानून ना सिखाए, ये पहले अपने आप को देखे कि इंडिया का इन्होंने कहाँ कहाँ गलत इस्तेमाल किया है, हिंदुस्तान के नाम को कहाँ कहाँ बदनाम किया है। भारत की बात जो विदेशों में करे वो क्या भारत के हित के लिए काम कर सकता है? नहीं कर सकता। जो
मोदी जी उसी दिन चुनाव हार गए थे 2024 का, जिस दिन एनडीए की मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि उन्होंने वोट जो है अपने नाम पे मांगा। स्टेट्स में वोट जो है मोदी के नाम पे बांटा गया। जहां भी नाम लिया मोदी जी का नाम लिया गया, मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़े गए। लेकिन जब एनडीए की बैठक बुलाई उस दिन मोदी जी हार गए, उसी वक्त हार गए, उसी लम्हा हार गए। जी मैं एक सेकंड दो, इसके बाद क्या दिक्कत है भाई? ठीक भारत का नाम भारत के नाम से भारत पड़ा। हाँ जी, आपका नाम? राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, गोरखपुर। हाँ ठीक, तो गोरखपुर वाले शुक्ला जी थोड़ा धैर्य रखो, पानी वानी पियो, फिर हम आते हैं। जी आराम से। जी 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 वेरी क्विक। प्रतीक, आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी, मैं जवाद भाई ने 9 साल में पहली बार इंडिया की बात। शुक्ला जी चुपचाप बस रहना। प्रतीक जी, जवाद भाई ने 9 साल में पहले एनडीए की बात कही, तो मैं बता देता हूं, प्यार जो होता है, मोहब्बत की दुकान की ये बात करते हैं प्रतीक जी। प्यार जो होता है, जो सच्चा, वो सालों साल भी अगर कोई दूर रहता है ना तो दिल में बसा रहता है, और एक बार कॉल करो तो भी हाय हेलो अच्छे से करता है। इन्हें दिखाना पड़ता है, भाग जाता है, पकड़ के आ जाओ भाई, हम तुम्हारे पकड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो दिल में है, दिखाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी तो वो है, सुन लीजिए जवाद जी, भारतीय जनता पार्टी तो वो है जिसका कार्यकर्ता तपता है मनोबल के साथ, और दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल पे कि ऋषभ तिवारी भी इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। मनोबल इतना स्ट्रांग है, क्या विपक्ष के लोग बोल सकते हैं क्या? प्रतीक भाई, हमने नहीं 56 इंच का सीना बताया था, 56 इंच का सीना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया था। ऋषभ तिवारी अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन साहब अभी संसद का सत्र चालू होने वाला है, और सवाल अब भी वही है, 20,000 करोड़ किसके हैं? जेपीसी कब कराएगी भारतीय जनता पार्टी? अडानी के साथ क्या रिश्ते हैं? चीन के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं डिबेट कराती? और अगर अभी चैलेंज की बात कर दूं, हो जाए एक डिबेट, एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी साहब खड़े हो और आप ही डिबेट कराइए, और एक तरफ राहुल गांधी साहब खड़े हो जाए दूध का दूध पानी। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी खड़े हो, एक तरफ राहुल गांधी साहब, और बातें न दोहराया करो यार, और यहीं भैया जी कहीं में डिबेट हो, और उस दिन ईश्वर करे, मैं कहूंगा बारिश हो जाए उस दिन। भैया कौन करा पाएगा? डिबेट हो पाएगी भला? लेकिन एक बात है कि 24 का चुनाव बड़ा रोचक होगा। 24 का चुनाव, इसमें दो राय नहीं, रोचक होगा। 1 मिनट, एक मिनट आप ही पे कमेंट करूंगी। टेलीप्रॉम्प्टर रहने दीजिएगा, तभी डिबेट करिएगा, क्योंकि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो मोदी जी 2 शब्द बोल नहीं पाएंगे। सर, ये बात करते हैं कि रिश्ता क्या अडानी का? 65,000 करोड़ अडानी राजस्थान सरकार में निवेश किया है। अडानी 700 गहलोत का रिश्ता क्या है? और सर सुन लो, मैडम आपको बीच में तकलीफ क्या है? ये सर लोकतंत्र दबाएंगी? और दूसरी वही तो शुरू करिए 65,000 से, ये सजा है। अरे अडानी पूरा विपक्ष यहाँ प्रवक्ताओं को कहते हैं बात करो महंगाई की, बेरोजगारी की। 2 बिल संसद का सत्र अडानी के नाम पे आपने बर्बाद कर दिया। 50 मिनट मिले थे राहुल गांधी जी को, नरेंद्र मोदी जी को 50 मिनट मिले थे। सुनो, नहीं 50 मिनट मिले राहुल गांधी को, अडानी हमें बता 50 मिनट रिकॉर्ड देखो। अरे आपको, मुझे पता है आप राहुल गांधी की भी भाषा नहीं सुन पाते। बैठो यार, बैठो, आप भी बैठो, सारे लोग बैठ जाओ। ये नहीं, जवाद भाई नहीं उठेंगे, और कांग्रेस की प्रवक्ता से भी अनुरोध है कि वो अपनी जगह से नहीं उठेंगी, वरना पूरा टाइम यही मिल जाएगा इनको। जी, तकलीफ ये है कि जब जनता जवाब देने लगी तो फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं इमरजेंसी लगाने वाले। मुद्दे पे आइए, तुरंत बोलिए। अरे 65,000 करोड़ राजस्थान में निवेश किया अडानी, 1 लाख करोड़ के आसपास बंगाल में निवेश किया अडानी। ममता जी से पूछ लीजिए, और पूछ लीजिए अशोक गहलोत से। और विषय कहते हैं सर डिबेट का, 50 फिर शुरू हो गए। और सर ये कहते हैं आइडिया ऑफ इंडिया। अरे आइडिया ऑफ इंडिया इनका मैंने देखा जब कोरोना से लड़ाई लड़ रहा था इंडिया, इन्होंने कहा वैक्सीन मत लगाना, नपुंसक हो जाओगे। जब इंडिया लड़ रहा था,
जब इंडिया लड़ रहा था, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा था, तब ये कहते थे कि अरे सबूत दो, और ये बात करते हैं इंडिया जीतेगा। ये लो सर, एक छोटा सा लाइन, एक छोटे, इन्होंने, ये भाई साहब ने कहा था इंडिया हारता देखोगे, यही तो इनका मकसद है कि इंडिया हारता दिखे। कहां से आना हुआ? हम मां मुंडेश्वरी की धरती कैमूर भभुआ से मैं हूँ। कैमूर भगवा से है। जय हो माँ, जय हो माँ भगवती। बिहार से सबको सद्बुद्धि दिया है और सारे लोग शांत, धैर्य और सब्र के साथ बातचीत करें। सब्र तो जानती है ना आप, है ना? नहीं, सब्र नहीं जानती। अच्छा, मैं एक सर कहना चाहता हूं बात। विपक्ष हमेशा आप लोग का न्यूज देखते हैं, नवभारत हुआ, आपका हुआ, मैं देखता हूं कि छाती पीटता है विपक्ष। लोकतंत्र की हत्या तो उसी दिन हो गई जिस दिन 13 वोट से वोट मिला था पटेल जी को और 1 वोट मिला था नेहरू जी को। दूसर की चीज, 1 मिनट, पहला प्रधानमंत्री तो बनना चाहिए था सुभाष चंद्र बोस को, कांग्रेस ले लिया। पटेल जी को बनना था, उसको भी ले लिए। बड़े दिन के बाद हम लोग का सौभाग्य हुआ कि मोदी जी बने। अगर मोदी जी को हम लोग हटा दिए तो फिर भारत किधरों का नहीं बनेगा, हम ये जानते हैं। आइए समझ लीजिए कि कट्टर दुश्मन है एक दूसरे का, सांप, निबला और मेढक। आज मोदी का बाढ़ आया है, जो एक नाव पर खड़े हैं, लोग एक नाव पर चढ़े हुए हैं, नहीं तो एक दूसरे का कट्टर विरोधी हैं। कौन कौन विरोधी है बताओ? केजरीवाल जैसे कांग्रेस के विरोधी, ममता जी, कौन नहीं है? 55 को 35 को वहां मारे गए लोग, कोई एक दूसरे का बोलता है? क्या नाम हो गया आपका? मेरा चंद्रशेखर आजाद है सर। हमारे जितने शहीद होंगे। आपका नाम? चंद्रशेखर आजाद। मेरा 60 साल उम्र हुआ सर, ये तमाशा देखते हुए। सौभाग्य है कि मोदी, ये तमाशा तो अभी 8-10 साल पहले ही शुरू हुआ है। लेकिन आपका न्यूज सुनते हैं, लेकिन हमारे न्यूज कुछ नहीं, तमाशा है। सौभाग्य हुआ, तमाशा है। मोदी जी हमारे देश का प्रधानमंत्री हैं। सुभाष चंद्र पटेल जी के बाद हमारे मोदी जी हैं। मैं जो पीढ़ी नहीं देगी, जो पीढ़ी नहीं समझेगी। क्या काम करते हैं आप? हम किसान हैं। किसान हैं। कै बीघा खेती? 15 एकड़ जमीन है मेरे पास। 15 एकड़ है। भगवा, ये आपने इधर जिला दम भगवा, हम लोग बॉर्डर पर हैं बनारस के। परेशान ना होइएगा, चावल देख के आया हूँ, चावल बहुत बढ़िया होता है वहाँ पे। नंबर वन का चावल पैदा होता है। धान, चावल मतलब धान। गोविंद भोग सर, मोकरी का चावल पूरे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है जी। मैं बस टेस्ट कर रहा था। हाँ, आप बोलिए। भाई सर जी, बाढ़ की बात क्यों नहीं कर रहे? बाढ़ की बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ, मोदी जी बाढ़ को देखने क्यों नहीं जा रहे? मोदी जी बाढ़ को देखने क्यों नहीं जा रहे? लोग बाग पंजाब में इतनी बाढ़ आई हुई है, वहाँ क्यों नहीं जाते पंजाब में? मोदी जी वहाँ क्यों नहीं जाते बाढ़ के देखने? जी, मैं 1 मिनट। अरे आइए, कहाँ कोने में बैठे हैं? भट्ट जी कहाँ से आए? हल्द्वानी से। मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से हूँ जी। बोलिए भट्ट साहब। देखिए आ तो मोदी जी रहे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जनता बिल्कुल मोदी के साथ है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि देखिए गठबंधन पहले भी इस देश में बने। अटल भाई देखिए, हल्ला मचाएंगे तो नहीं होगा। नहीं, अरे वो प्रोड्यूसर साहब जी, अटल जी ने 36 दलों की सरकार चलाई, और जब देखिए इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी के खिलाफ भी विपक्ष एकजुट हुआ था, लेकिन इस तरीके से विपक्ष को देशद्रोही या इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं था। तो निश्चित रूप से जो राजनीति में जो बिल्कुल निचली जो गिरावट स्तर की राजनीति हो रही है, ये बड़ी दुखद है। और देखिए, राजनीति में शुचिता होती है, यदि कोई आपका विरोधी भी है तो उससे भी एक शालीनता से बात की जाती है। आज आप देश का माहौल देख रहे हैं, किस प्रकार का माहौल देश का हो गया, तो जो देश का माहौल है वो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन आना चाहिए। चावला साहब, नहीं चावला साहब, आपसे कैसे नहीं पूछेंगे, आगे आइए। यो वेलकम। झगड़ा नहीं, कुछ आप बोलेंगे, ये सब अपने भाई बिरादर है। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? उत्तराखंड में कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल से। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा जयकृत सिंह बिष्ट। बिष्ट साहब, कुछ कहना है आपको? कहना क्या जी, देखो मोदी जी का कोई। एक मिनट। हाँ जी, आई लव यू। क्या नाम है? सर नाम अवधेश है, यूपी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। सर कुछ ना किया मैं तो, बस भाई नौकरी दे दो बस। ठीक। क्या किया तुमने? पढ़ाई लिखाई? ग्रेजुएशन कर रहा है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट, आरटीसी पीरियड दिल्ली में जो रिपब्लिक डे पे होती है। हाँ जी, 130 बंदे जाते हैं। तो नहीं, सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का। आ गया। सावधान, विश्राम।
ना सी सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? चलो अच्छा, कोई बात नहीं। क्या करवाओगे गुरुजी बताओ? नहीं करवाएंगे, कुछ नहीं करने वाले हम ही हैं। जी जी, मतलब वैसा ही होता है सावधान विश्राम, उसको तो खुद नहीं आता है सावधान विश्राम करना। अरे भैया यही तो मैंने कहा था, सावधान विश्राम कैसे होता है। और सी सर्टिफिकेट एनसीसी का मतलब होता है डिसिप्लिन। मैं अन्य विषय अब आ रहा हूँ, बात कंप्लीट कर लें दीजिए। जी जी, नहीं अगर एक बात तो मैं आपको बुरा बुरी नहीं लगेगी कोई बात। अगर आपको मौका नहीं देना बोलना नहीं तो मत बुलाया करिए शो में नंबर 1। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा शो ऐसा ही है, ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही चलेगा। मेरी बात सुनिए, आप मेहमान हैं, आपको पूरा, आपको मेरी बात सुनिए, आपको पूरा राइट है कहने का। जो वक्त मिला है उसमें बोलिए। आप एक आदमी को 20 बार बुलवा रहे हैं, एक ही भारतीय जनता पार्टी। 20 बार नहीं 40 बार बुलवाऊंगा। प्रवक्ताओं से आप बुलवा रहे हैं? बुलवाऊंगा। और एक बात और सुनिए, रुकिए, जब आया करिए तो अकेले आया करिए, फौज के साथ मत आया करिए। नहीं, ये जो बैठा के लाते हैं साथ में बैठाने वाले, अकेले आया करिए प्रवक्ता। अब चलिए बोलिए। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, इसमें जो बोला मैं फिर से कायम अब दोबारा बोल रहा हूँ। अच्छा, इनसे कहते आई लव यू। अब ये हंस के बोलो। बिल्कुल है। मेरा ये कहना है कि प्रतीक भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी वाले परिवारवाद की बात कर रहे थे। एक कहावत है, तुम खेलो तो टूर्नामेंट और हम खेलो तो गुल्ली डंडा। ये भाजपाई अजीत पवार से लेकर के वरुण गांधी तक अपने पास लेकर के बैठे हैं। अनुराग ठाकुर से लेकर पंकज सिंह तक इनके पास है, और ये भाजपाई परिवारवाद की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। आज भाजपाई विपक्ष का विरोध करते करते इंडिया से विरोध कर बैठे। एक इनका मुख्यमंत्री है, वो कह रहा है कि मैं अपना असम को भारत लिखूंगा, इंडिया नहीं लिखूंगा। आज सवाल एक तरफ एनडीए है, नेशनल धोखेबाज अलायंस, एक तरफ इंडिया है जो लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है, फंगी ढांचा बचाने की बात कर रही है। आज जितने 140 करोड़ लोग हैं वो महंगाई के खिलाफ इंडिया को वोट करेंगे, वो लोकतंत्र बचाने के खिलाफ इंडिया को वोट करेंगे, वो भारत के फंगी ढांचे को बचाने के लिए इंडिया को वोट करेंगे। और भाजपा जितनी ताकत है, मैं चुनौती देता हूं भाजपा के प्रवक्ता को, जितनी ताकत है लगा ले, इंडिया जीतेगा और ये तानाशाही हारेगा। चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठो ना, भगा दूंगा शौक से। ये यहाँ पे शो होता है तुम्हारा, वो कबड्डी नहीं। चुपचाप बैठ जाओ, भगा दूंगा, जाओ बैठो आगे। और प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूं, मेरे शो का डिजाइन ऐसा ही है। आपने आना अभी शुरू किया है, आप समझ लीजिए। अच्छा लगे अगली बार आइएगा, बहुत अच्छा लगे तो बार बार आइएगा, और ना अच्छा लगे तब भी आइएगा। जी जी, इन्होंने परिवारवाद पे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, फिर भी बता देता हूँ। परिवारवाद पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि बच्चे के जन्म से पहले तय कर दिया जाता है। देखिए अजीत पवार क्या है? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। जब ऐसा होता है तो 100 बार मौका दिया जाता है, यही लोकतंत्र है भैया जी का। दूसरी बात, मैं परिवारवाद पे बता देता हूँ, जब बच्चे के जन्म लेने से पहले तय कर दिया जाता है कि कुर्सी ये है। नहीं, मैं फिर बोलूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा कि आप प्रवक्ता बोल रहे हैं। जी, अजीत पवार पे बात करें, अजीत पवार को बुला के क्या भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया है क्या? भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बात अगर व्यक्तिगत आरोप पे करेंगे, मैं तो व्यक्तिगत टिप्पणी से पूछता हूँ, आपको मुख्यमंत्री घुइयां चना बेचने के लिए नहीं बनाया था? बाढ़ संभालिए, प्रधानमंत्री का प्रतीक जी, एनडीए का मतलब है गोडसे और इंडिया का मतलब है गांधी। एनडीए का मतलब है धार्मिक असहिष्णुता और इंडिया का मतलब है संविधान। एनडीए का मतलब है नफरत और इंडिया का मतलब है मोहब्बत, और भारत इंडिया के साथ है, एनडीए के साथ नहीं है। नहीं, मेरे अभी ये कह रहे थे कि अजीत पवार का आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बात कर दिया, बना दिया। हम लोग इंक्लूसिव इंडिया की बात करते हैं, इन लोग एक्सक्लूसिव इंडिया की बात करते हैं। ये भारत को जोड़ने की बात करते हैं, ये भारत को तोड़ने की बात करते हैं, लोग भारत जोड़ने की बात। मैंने पहले ही क्या था, इनका इंक्लूसिव कुछ ऐसा है कि जोधपुर में महिला का बलात्कार होता है, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं किस विचारधारा से हो, तुष्टिकरण की परिभाषा है कांग्रेस। और देखिए, और दूसरी बात मैं कहता हूँ, यूपीए मतलब तुष्टिकरण, भाजपा मतलब लोकतंत्र।
है बचा हुआ प्रतीक जी? है अभी नहीं है साहब, है। आप आज आपको मैं गलत मैं प्रूव करना चाहूंगा। नहीं सुनिए आप, बोलिए। क्योंकि आपको ये लगा कि मतलब जो मेरे बोलने से डिबेट खत्म हो रही है, आपका गलत आकलन था। जो वैचारिक पक्ष रखने का आपने समय नहीं दिया। जो बोलिए। आम देशवासी की पीड़ा ये है कि आज ये समय आ गया है कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल जो चुनाव जीतने के लिए करेंगे। क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं आज आप? आज राजनीतिक दल जो है चुनाव जीतने के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्या? कल को अगर चाहे कांग्रेस लेड गवर्नमेंट जीती है या भाजपा लेड गठबंधन जीते है तो देश के नाम को क्या ठेस नहीं पहुंचेगी? मेरा जो पक्ष है ये है, तो इस पर इनको विचार करने की आवश्यकता है। जी, आराम से। कोई सवाल नहीं, किसी से कोई सवाल नहीं। पहले विश्राम से, फिर इसके बाद। हाँ, देखो जी, ये जो चर्चाएं हैं ये तो जीवन में चलती रह गई। महंगाई कोई नहीं रोक सकता। 60 साल उम्र मेरी भी हो गई और मैं महंगाई चाहे वो कितना भी दावा करे, लेकिन जो स्थिति आज देश की है वो पहले कभी नहीं रही। और मोदी जी का आज आपने अगर जलवा देखना, हर क्षेत्र में देख, मैं फौजी आदमी भी हूँ, यहाँ एक गोली नहीं बनती थी। इस देश में 0.22 और 303 के अलावा 7.62 जो राइफल हम रशिया से मंगाते थे, अमेरिका से मंगाते थे, आज यहाँ बन रही है। ये बहुत बड़ी बात है। पनडुब्बी बन रही है, हेलीकॉप्टर बन रहा है, हवाई जहाज बन रहा है। आज आप, मैं अभी पीछे बंबई से आ रहा हूँ, आप पुणे वाली रोड पे चले जाइए, आप जो है मनाली वाली रोड पे। ये बताइए, ऑब्जेक्शन मतलब इंडिया के ऊपर क्यों उठाया जा रहा है? जब आप मतलब यहाँ जो भी खड़े हैं, बाहर जाते हैं विदेश के अंदर, क्या बोलते हैं, आई लव मिस इंडिया, तो आज इंडिया के ऊपर को ऑब्जेक्शन क्यों उठाया जा रहा है? फिर ये नहीं उठाना चाहिए बस। आज बेटा बस वक्त खत्म हो गया सामने। आज अभी बस बोलो जल्दी, बोलो। आज अभी बस सिर्फ इतना। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित